साथियों, यदि आपके मन में भी ये प्रश्न है कि आपका दूसरा विवाह कब संपन्न होगा, तो बाहर कहीं और नहीं बल्कि इसी एपिसोड में आपको इसका तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर मिलने वाला है। शर्त केवल इतनी सी है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के जातक या जातिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो साथियों, ये रही धनु लग्न की एक जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, जब भी हमें द्वितीय विवाह कब होगा उसके बारे में विचार करना हो तो हमें नवम भाव पर और नवमेश की स्थिति पर दृष्टिपात करना चाहिए। कई लोग गलती करते हैं कि वो सप्तम भाव से ही इसका विचार जो है वो करते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में नवमेश बनते हैं स्वयं सूर्य देव। तो पहली बात तो ये कि जब भी इस जातक को सूर्य की महादशा आएगी, इनके जीवन में द्वितीय विवाह संपन्न होने की प्रबल संभावना रहेगी। मान लीजिए कि किसी और ग्रह की महादशा चल रही है, तो इस अवस्था में जब भी सूर्य देव का अंतर आएगा, अर्थात सूर्य की अंतरदशा आएगी, तब भी इनके द्वितीय विवाह की संभावना बहुत अच्छी है। द्वितीय विवाह कराने के कारक ग्रह है नवमेश सूर्य धनु लग्न की जन्म पत्रिका में। लेकिन ये कारक ग्रह ही स्वयं बिगड़ा हुआ है जन्म पत्रिका में। मान लीजिए कि वो इस रोग के भाव में विराजमान है, या इस मृत्यु के भाव में विराजमान है, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान है, या फिर वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी राहु, केतु या शनि ऐसे अति पापी ग्रहों के साथ में युत है, या वो स्वयं ही जन्म कुंडली में 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है। तो साथियों, इन सारी की सारी परिस्थितियों में, और साथ ही यदि वो नीच राशि के होकर के और इस एकादश भाव में विराजमान है, तो इन सारी परिस्थितियों में सूर्यदेव बिगड़ गए। अब वो द्वितीय विवाह में अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करते हैं। साथियों, अब आप एक काम करिए कि ये देखिए सप्तम भाव में क्या कोई ग्रह विराजमान है। जहां पर आप ये 5 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या इस भाव में कोई ग्रह विराजमान है? यदि है एक या अधिक, तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह आपका अवश्य संपन्न होगा। हो सकता है कि इस नवम भाव में कोई ग्रह विराजमान ही न हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिस किसी भी ग्रह के द्वारा इस नवम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है, उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में द्वितीय विवाह इस व्यक्ति का अवश्य संपन्न होता है। साथियों, मैं समझता हूं कि काफी हद तक आपके बातें क्लियर हो गई, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं। अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि क्या सूर्य की दशा आते ही हमारी भी दूसरी शादी हो जाएगी? ये सब पर लागू नहीं है। जिसकी पहली शादी टूट चुकी है, जो दूसरी शादी करना चाहता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, ये उस बात के आंसर है। ठीक है ना, इसको आप जरूर समझ लीजिए। अब आते हैं कि यदि कोई मारक ग्रह इस नवम भाव में आकर के विराजमान हो जाता है, तो मारक ग्रह का नवम भाव में आना न केवल भाग्य को खराब करता है, बल्कि द्वितीय विवाह में वो अननेसेसरी डीले भी जरूर कराता है। सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव एक अति मारक ग्रह इस जन्म पत्रिका में। यदि वो यहां पर विराजमान हो गए तो वैसे भी शनिदेव का कार्य डिले कराने का ही होता है, तो वो डिले भी कराएंगे। और साथ ही इस जातक या जातिका को जोड़ों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी भी वो अवश्य दे देंगे। साथियों, इस नवम भाव में यदि शुक्र देव विराजमान हो जाए, क्योंकि शुक्र भी एक अति मारक ग्रह धनु लग्न में, तो ये भी यहां पर डिले का कार्य करेगा और साथ ही कमजोरी देगा शरीर में।
मूत्र संस्थान की या किडनी की कोई गंभीर बीमारी भी ये अवश्य दे देगा। साथियों, यदि इस नवम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाए और चंद्रमा भी चूंकि एक अति मारक ग्रह होते हैं इस जन्म पत्रिका में, तो वो यहाँ पर व्यक्ति के न केवल द्वितीय विवाह में डिले कराते हैं बल्कि घनघोर मानसिक तनाव और शीतलता जन्य जैसे रोग देता है। और स्त्री की यदि कुंडली है तो उनको मासिक धर्म से संबंधित, हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं भी वो अवश्य दे देता है। साथियों, यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उसका केवल मात्र यही समाधान है कि महादशा मंत्र साधना की जाए। ठीक है, उसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।